हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल लीगली लिट। एंड आज हम समझेंगे जजमेंट, ऑर्डर एंड डिक्री के बारे में, जो एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है सीपीसी के तहत। सो बेसिकली जब भी कोई सूट फाइल होता है या सिविल केस या कोई भी केस चल रहा होता है, तब हम सबको पता है केस में कोर्ट एक डिसीजन देगा, राइट? तो डिसीजन जो होता है वो या तो डिक्री के फॉर्म में आता है या तो ऑर्डर के फॉर्म में आता है। और इस डिसीजन के पीछे की जो रीजंस होते हैं, क्यों कोई कोर्ट ये डिसीजन पे आया, इस डिसीजन पे अराइव किया किसी कोर्ट ने, उस रीजंस को बोलते हैं जजमेंट। तो आसान भाषा में अगर हम समझें तो डिक्री और ऑर्डर आर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड द रीजन बिहाइंड दोज डिसीजंस इज द जजमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और टेक्निकली समझते हैं कि सीपीसी के तहत इन सब चीज़ों को कैसे समझाया गया है। ध्यान रखें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक सिविल केस के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो भी बातें की जाएंगी केस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो एक सिविल केस के बारे में ही बात करेंगे, क्रिमिनल केस की बात नहीं करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन के साथ, डिक्री की, जो कि डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। पॉइंट नंबर 1 से 3 तक जो बातें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी, इसके बेसिस पे आपको डिक्री की डेफिनेशन मिलेगी। पॉइंट नंबर 4 में टाइप्स ऑफ डिक्री पता चल रहा है। इस चीज से आपको पता चल रहा है कि किस टाइप की ऑर्डर्स को आप डीम्ड डिक्री मानेंगे, और इससे पता चल रहा है कि किस ऑर्डर को आप डिक्री नहीं मानेंगे। चलिए समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। तो डिक्री मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब रिटन एक्सप्रेशन। फॉर्मल से समझ में आया, फॉर्मली लिखना है तो रिटन वे में। ऑफ एन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब कोई एक लीगल प्रोसेस विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। कंक्लूसिवली डिटरमाइन मतलब फाइनली डिटरमाइन करना राइट्स ऑफ द पार्टीज। राइट्स कौन से राइट्स? वो राइट्स जो किसी भी एक सूट में कंट्रोवर्सी में थे, जिसके ऊपर ये एडजुडिकेशन किया गया, और एडजुडिकेशन करने के बाद जब कोर्ट ने कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन दे दिया राइट्स का पार्टीज के, उन डिटर्मिनेशन को जब कोर्ट किसी तरीके से फॉर्मली एक्सप्रेस करती है तो उस फॉर्मल एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम डिक्री। तो बेसिकली जब डिसीजन का जो लिखा पढ़ी का जो फाइनल दस्तावेज बना, इसको हम बोलते हैं डिक्री। अब डिक्री में जो डिसीजन दिया है उसमें बेसिकली जो इसेंशियल है दैट इज द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। अगर किसी भी डिक्री में, किसी भी फॉर्मल एक्सप्रेशन में कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है तो वो हम उसको डिक्री बोलेंगे। फिर डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम डेफिनेशन में कि देयर इज अ क्लॉज ऑफ डीम्ड डिक्री। कहने का मतलब देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स, लाइक देयर ऑर्डर्स जो पास किए जाते हैं इन दो प्रोविजंस में, ऑर्डर 7, रूल 11 एंड सेक्शन 144। तो इन दो प्रोविजंस में जो भी डिसीजन कोर्ट का रहेगा वो भले एक ऑर्डर के फॉर्म में पास होगा, पर उनको डिक्री के जैसे ट्रीट किया जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, कि एक प्लेंट जब कोई प्लेंटिफ फाइल करता है तो एडमिट करने के पहले, समन इशू करने के पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट करता है उस प्लेंट के ऊपर कि क्या ये प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट होने लायक है या इसको हम आगे बढ़ाएं। तो अगर रिजेक्ट होती है कोई प्लेंट तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा रिजेक्शन का, एंड उस ऑर्डर को हम बोलेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑर्डर, जिसको हम डीम्ड डिक्री मानते हुए चले गए। उसी तरीके से सेक्शन 144 बात करता है रेस्टिट्यूशन की। तो रेस्टिट्यूशन मतलब आसान भाषा में रिस्टोरेशन समझ लीजिए आप। किसी एक पार्टी को अगर कोर्ट के डिसीजन के चलते कोई बेनिफिट पहुंचता है, तो वो बेनिफिट को अगर कोई अपीलेट कोर्ट रिवर्स कर देती है तो जो बेनिफिट रिसीव किया है अदर पार्टी ने उसको रिस्टोर करना पड़ता है। तो ये होता है। ये सब चीज़ें हम अलग टॉपिक के साथ डिटेल्ड वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझें कि रिस्टोरेशन की कोई डिग्री होती है, ऑर्डर होता है सेक्शन 144 में, जिसको कोर्ट सीपीसी के तहत डिक्री मानते हुए चलना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि देर आर सर्टेन अदर ऑर्डर्स जिनको डिक्री नहीं मानना है। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि ये जो टाइप के ऑर्डर्स है, जो अपीलेबल ऑर्डर्स है या फिर ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, इसके बेसिस पे जो समझा जाता था वो यही मानते थे कि यार इसमें तो फाइनल कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो रहा है किसी चीज़ का, तो इसको हम डिक्री क्यों नहीं माने। तो इन्होंने डेफिनेशन में एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि नहीं भाई, इनको डिक्री नहीं मानना, इनको आप ऑर्डर मानते हुए ही चले। अब आ जाते हैं इसेंशियल्स ऑफ डिग्री के। तो इसेंशियल्स ऑफ डिग्री मतलब किसी भी डिग्री को पास होने के लिए ये 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहला एडजुडिकेशन जरूरी है। एडजुडिकेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, एक लीगल प्रोसेस है। बेसिकली लीगल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है। इसको अगर हम और अच्छे से समझें, जुडिशियल प्रोसेस जिसमें जज अपना या कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा
उस जुडिशियल माइंड को अप्लाई करने के बाद जज एक डिसीजन पे आएगा। उस जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते करते अगर जज को लगता है कि जो एविडेंसेस हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो वो उनको अप्रिशिएट कर सकते। तो पहली चीज, एडजुडिकेशन इज नेसेसरी फॉर द पासिंग ऑफ अ डिक्री। इन दैट एडजुडिकेशन देयर मस्ट बी अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का मतलब कि कोई जो कोर्ट है जिसने डिक्री पास करी है, उसने अपनी पूरी पावर्स और प्रॉपर जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के बाद जो डिक्री पास करी है वो कंक्लूसिवली पास करी है, और कुछ और वो नहीं कर सकता। इस केस में कोई भी मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं, सारे मुद्दों को सारे एविडेंसेस को देखा, सारे पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स को उन्होंने देखा। सब चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट ने अपनी जो भी मैक्सिमम पावर थी एक्सरसाइज करने के बाद जो फाइनल डिसीजन दिया, दैट इज द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। फिर आ जाता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ जो डिक्री में जो राइट्स डिटरमाइन किए जा रहे हैं वो सब्सटेंटिव राइट्स हैं, ना कि प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव राइट्स क्या हुए, जैसे कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, लैंड पोजेशन, इस टाइप की जो मेजर बातें हैं जिसके ऊपर मेजरली सूट लाया गया था, उन राइट्स को डिटरमाइन करता है जब कोई डिसीजन, तो उसको डिक्री बोलेंगे। प्रोसीजरल राइट्स क्या हो सकते हैं, जैसे डिफेंडेंट के पास राइट है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का, तो ये उसका एक प्रोसीजरल राइट है। फिर प्लेंटिफ के पास एक राइट होता है एप्लीकेशन लगाने का फॉर ऑब्टेनिंग इंजंक्शन, तो ये उसका प्रोसीजरल राइट है। तो ये डिक्री है सिर्फ प्रोसीजरल सब्सटैंटिव राइट्स को कवर करती है, प्रोसीजरल राइट्स को नहीं करती। फिर सूट के तहत ही डिग्री पास हो सकती है, किसी और प्रोसीडिंग्स में डिग्री पास नहीं हो सकती। सूट को डिफाइन नहीं किया है सीपीसी में, बट उसका मतलब हम अगर समझें तो कोई भी प्रोसीडिंग्स जो प्लेंट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट की जाती है उसको हम बोलेंगे सूट। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री पे। टाइप्स ऑफ डिग्री, दो टाइप की डिग्री बताई गई है। पहली फाइनल। फाइनल डिग्री मतलब कि जिस डिग्री से कोई भी मैटर जो है कोर्ट के सामने वो कंप्लीटली डिस्पोज्ड है, मतलब पूरी तरीके से उस मैटर का निपटारा हो चुका, और उस मैटर के बाद जो डिक्री पारित हुई है उससे अगर अपील नहीं की जाती है तो वो डिक्री फाइनल हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं फाइनल डिक्री, जिससे कंप्लीटली कोई मैटर डिस्पोज होता है और उसके बाद उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की गई। या फिर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्री पास करता है तो अब उसको हम फाइनल बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के या डिक्री के अगेंस्ट अपील कर नहीं सकते हम। फिर सेकंड टाइप आ जाता है प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री का बेसिकली मतलब यही है कि उस डिक्री से किसी भी सूट को कंप्लीटली डिस्पोज नहीं किया, और उस डिक्री के पास होने के बाद भी देर आर सर्टन मैटर्स, सर्टन इश्यूज जिनको अभी कोर्ट डिसाइड करेगा और उसमें कार्रवाई चलेगी। कोई डिक्री जिससे सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं किया जा रहा है उसको हम प्रिलिमिनरी डिक्री बोलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो सिर्फ इन सर्टेन प्रोविजंस में ही पास की जा सकती है सीपीसी के तहत। ये प्रोविजंस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ कि कैसे ये प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है। तो एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं इसका एग्जांपल, सूट फॉर पोजेशन एंड मेन प्रॉफिट। पोजेशन तो आप जानते ही हैं, और मेन प्रॉफिट आपको समझा देता हूँ। मेन प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली एक इंसान जिसके पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अनलॉफुल पोजेशन अगर होता है, तो अनलॉफुल पोजेशन के चलते जो प्रॉफिट्स ऑब्टेन किए हैं किसी ने, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं मेन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट की जो एंटाइटलमेंट होती है, जो लॉफुल पोजेशन का हकदार था वही इन मेन प्रॉफिट का हकदार होगा। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है। तो मान के चलो एक ए है, एक जमीन का ओनर है, और बी है जिसके पास एक लैंड का पोजेशन है। अभी पोजेशन अनलॉफुल है मान के चलो, तो ए प्लेंट लगाएगा, सूट फाइल करेगा, सूट में बोलेगा कि मुझे पोजेशन चाहिए बी से। तो पहली डिक्री पास होगी ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ए एंटाइटल्ड है पोजेशन के लिए या नहीं। तो प्रिलिमिनरी डिक्री में सिर्फ इतना बताया गया कि भाई ये पोजेशन ए का है, ए इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन, एंड उसके बाद जो भी हम डिक्री पास करेंगे फाइनल डिक्री में उसमें हम मेन प्रॉफिट की बात करेंगे। तो इस तरीके से प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है। फिर एक सूट में मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती हैं, बट फाइनल डिक्री सिर्फ एक ही होगी, और हर फाइनल डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, ये सेक्शन 96 में बताया गया। फिर उसके बाद आ जाता है जजमेंट। जजमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, जजमेंट सिर्फ और सिर्फ रीजंस, ग्राउंड फॉर डिक्री और ऑर्डर होता है कि क्यों ये डिसीजन पे कोर्ट आया, तो वो बस एक रीजनिंग कंटेन करता है, दैट इज अ जजमेंट। रीजनिंग कंटेन करता है तो रीजनिंग किस चीज पे बेस्ड रहेगी, तो जो भी केस के फैक्ट्स या एविडेंसेस रहेंगे उनको सुनकर, देखकर, समझकर, रीजन आउट करके जज अपना डिसीजन देता है। इसलिए जो जजमेंट रहता है उसमें फैक्ट्स, एविडेंसेस, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट, ये सब चीजें मेंशन रहेंगी। और ऑर्डर 20 जो है सीपीसी का, उसमें जजमेंट के रिगार्डिंग रूल्स दिए गए हैं। फिर जजमेंट और डिक्री में क्या इंटर रिलेशन है अपन वो जान लेते हैं। सेक्शन 33 बताता है कि जजमेंट जो है वो डिक्री के पहले पास होगा,
और जो डिक्री है वो जजमेंट को फॉलो करेगी, मतलब पहले रीजनिंग दी जाएगी और फिर फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। ऑर्डर 20 मेजरली पूरे रूल्स कवर करता है जजमेंट एंड डिक्री के। रूल 1 ये कहता है ऑर्डर 20 का कि जो जजमेंट है वो फाइनल हियरिंग के 30 दिनों के भीतर पास हो जाना चाहिए, बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो 30 दिन तक का टाइम और एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर डिक्री जो है वो जजमेंट के कॉन्सोनेंस, मतलब शैल अग्री विद द जजमेंट। इसका मतलब कि जजमेंट अलग बात कर रहा है, डिक्री अलग बात करी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सेम बातें होनी चाहिए दोनों में। और डिक्री जजमेंट के 15 दिन बाद पास हो जानी चाहिए, ये रूल 6A में बताया गया है। बट जो डेट रहेगी डिक्री में वो जजमेंट की ही डेट रहेगी जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है। मान के चलो जजमेंट और डिक्री में कोई कंफ्लिक्ट आता है, अभी हमने पढ़ा दे मस्ट अग्री, तो अगर जजमेंट और डिक्री में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो पहली कोशिश ये रहेगी कि जो भी कंफ्लिक्ट है उन दोनों को किसी तरीके से रीजनेबली साथ में पढ़ा जा सके, कंस्ट्रू किया जा सके। तो कोर्ट पहले यही कोशिश करेगी कि हम डिक्री को रीजनेबली कंस्ट्रू करें और जजमेंट के लाइन पे उसको अप्लाई करें और जजमेंट की लाइन पे उसको समझें। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डिक्री को हम रीजनेबली कंस्ट्रू नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा कंफ्लिक्ट है, तो फिर आपके पास अमेंडमेंट का प्रोविजन तो है ही कि आप अपनी डिक्री में अमेंडमेंट करवा दीजिए, या 152 में अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक्स आपको दिखती हैं तो 152 में उनको ठीक करवा दीजिए। फिर आ जाते हैं हम ऑर्डर के ऊपर। तो ऑर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड अगेन इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन, तो मतलब रिटन डिसीजन होगा। इट शुड नॉट बी अ डिक्री, मतलब देयर इज नो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटैंटिव राइट्स। एसेंशियल्स में देखा जाए तो ये एक डिसीजन होता है कोर्ट का, इस फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा और डिक्री नहीं होगी। तो ये 3 बेसिक एसेंशियल्स हैं हमारे ऑर्डर के। ऑर्डर के टाइप्स को देखें तो 2 टाइप के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं, पहला फाइनल ऑर्डर, दूसरा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर मतलब कि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनको फाइनली डिस्पोज कर दिया और जो भी पार्टीज के प्रोसीजरल राइट्स थे उनको एस्टैब्लिश और इन्फोर्स करवा दिया। जैसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का राइट है, अगर डिफेंडेंट होता है किसी केस में कि डिफेंडेंट का वो राइट कोर्ट छीन सकती है, तो एक ऑर्डर के तहत पास करके बोल सकती है कोर्ट दैट द डिफेंडेंट हैज लॉस्ट हिज राइट टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट। तो इस तरीके से ऑर्डर फाइनल हो गया। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मतलब टेम्पररी मेजर्स वाले जो ऑर्डर्स होते हैं कि इनका नेचर फाइनली डिस्पोज ऑफ करना नहीं होता है किसी प्रोसीडिंग्स को, बट हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कोई टेम्पररी मेजर्स होते हैं, ये इनको इंटरिम ऑर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। और फिर तीसरे अपीलेबल ऑर्डर्स, तो जनरली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, बट कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जैसे सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 43 रूल 1, इनके तहत जो भी ऑर्डर्स मेंशन्ड हैं इन प्रोविजंस में उनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं। फिर फाइनली जानते हैं डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर को। तो डिक्री प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल हो सकती है, बट जो ऑर्डर का नेचर होता है वो हमेशा फाइनल होता है। मतलब वो अपने आप में कंप्लीट बात कर रहे हैं ऑर्डर कि जो भी मैटर था उनके सामने, उसमें जो ऑर्डर पास हुआ उस मैटर से रिलेशन में सारी बात उस ऑर्डर में लिखी है। पर प्रिलिमिनरी डिक्री में ऐसा नहीं है, मैटर आधा बचा रहता है, आधी बात डिसाइड हो गई, आधी बात बचेगी, वो बाद में डिसाइड करेंगे फाइनल डिक्री से, ऐसा होता है। डिक्री ऑलवेज अपीलेबल, बट ऑर्डर्स आर अपीलेबल ओनली व्हेन दे आर स्पेसिफिकली अलाउड, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। डिक्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूट में पास की जा सकेगी, पर जो ऑर्डर है ये किसी भी प्रोसीडिंग्स में पास किया जा सकता है, फिर भले ही वो सूट हो या कोई प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशन के बेसिस पे इंस्टीट्यूट की गई हो या पिटिशन के बेसिस पे इंस्टीट्यूट की गई हो। तो ऑर्डर पास होने के लिए प्रोसीडिंग्स का कोई स्पेसिफिक नेचर का होना जरूरी नहीं है, डिक्री के लिए वो जरूरी है। फिर डिक्री जो है ये सब्सटैंटिव राइट डिटरमाइन करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनरशिप हो गई किसी इंसान की, किसी इंसान का पोजेशन का राइट हो गया, किसी इंसान का कंपनसेशन का राइट हो गया, तो ये सब सब्सटैंटिव राइट होते हैं, इनको डिटरमाइन करते हैं डिक्री के साथ। बट जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रोसीजरल राइट्स को डिटरमाइन करते हैं, तो इसलिए देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स देन वन, बट डिक्री कैन ओनली बी वन। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नहीं भी लगा कुछ, अगर आपको कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपके लिए ये बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद।